नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। हरियाणा में चुनाव प्रचार में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, यानी आज और कल। इस बीच कांग्रेस पार्टी की ताबड़तोड़ रैलियों और यात्राओं का कार्यक्रम जारी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हरियाणा में हैं। लगातार रैलियां और यात्राएं चल रही हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह और चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आज वो हरियाणा में कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की झारखंड में कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, और दूसरे नेताओं के और जगहों पे कार्यक्रम है, लेकिन झारखंड हरियाणा जहां सिर्फ 2 दिन चुनाव के लिए बचे हैं, प्रचार के लिए बचे हैं, वहां इन नेताओं का कोई कार्यक्रम नहीं है। कल पलवल में रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूर थी, लेकिन कल ही गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में थे, यानी इस तरह से, और उसके कुछ दिन पहले झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह भी थे। ये दिखा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी, ऐसा लग रहा है कि वो भी यह महसूस कर रही है कि चुनाव एक तरफा होता जा रहा है, जैसा कि हरियाणा के तमाम लोग बता रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स जो बता रही हैं कि हरियाणा के लोग बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव की तरफ हरियाणा का चुनाव भी बढ़ता जा रहा है, दिखता जा रहा है। आज प्रियंका गांधी की, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की 2 जनसभाएं हैं। एक जुलाना में है, जहां से विनेश फोगाट, ओलंपियन खिलाड़ी विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं, और दूसरी सभा उनकी भवानी खेड़ा में है, जहां से प्रदीप नरवाल युवा प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे की भी 2 सभाएं हैं, चरखी दादरी में, और दूसरी सभा उनकी हिसार में है, हांसी में। तो लगातार कांग्रेस पार्टी की जो यात्राओं का कार्यक्रम रहा खास तौर पर, और ये जनसभाओं के कार्यक्रम तो पहले से चल ही रहे हैं, इस तरह की ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार की रणनीति भारतीय जनता पार्टी को पीछे कर रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रैलियों में, सभाओं में और यात्राओं में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को उठा रही है, उन मुद्दों को लेकर युवाओं में और वहां के लोगों में, हरियाणा के लोगों में उसकी काफ़ी प्रशंसा हो रही है, उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का जवाब देना पड़ रहा है। जवाब देना मुश्किल हो रहा है, न केवल राज्य सरकार की एंटी इनकम्बेंसी बल्कि केंद्र सरकार की भी एंटी इनकम्बेंसी। और बताया जा रहा है कि इसीलिए कम से कम सभाएं प्रधानमंत्री की भी हो रही हैं और गृह मंत्री की भी हो रही हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी। यही नहीं, जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, यानी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी, उनकी भी बड़ी सभाएं नहीं हो रही हैं, बल्कि छोटे छोटे कार्यक्रम ही हो रहे हैं। तो ये चीज़ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर नुकसान देने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी के जो मुद्दे हैं, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से मुख्य रूप से 2 मुद्दों को उठाया, उनमें एक जो डंकी रूट से बाहर जाने वाले युवा हैं, जो बेरोजगारी की वजह से उनको बाहर जाना पड़ता है, अपना सारा कुछ खर्च करके जाना पड़ता है, और उसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है जो पिछले 3-4 दिन से वो उभर कर आया है, लेकिन वो मुद्दा हरियाणा में पिछले काफ़ी दिनों से बहुत चर्चित है, गंभीर है, और लोगों में उसके प्रति काफ़ी नाराज़गी है। पर कांग्रेस के नेताओं के उठाने के बाद वो मुद्दा अब राजनीतिक फलक पर भी दिखाई पड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है। और ये मुद्दा है परिवार का रजिस्टर बनाना, यानी एक तरह से पूरे परिवार का आधार कार्ड बनाना। अमलेंदु जी इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। और ये मुद्दा जब ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लोग करने गए थे तो वहाँ भी तमाम लोगों ने इसको उठाया था, और इस पर वहाँ पर ज़बरदस्त नाराज़गी लोगों की देखी जा रही थी। सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ हरियाणा में क्यों कर रही है, किसी दूसरे राज्य में क्यों नहीं कर रही है, गुजरात में क्यों नहीं कर रही है। ये सवाल वहाँ के लोग पूछ रहे थे अमलेंदु जी। जी बिल्कुल समीर जी, और आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। और हम लोग जब गए थे, सबसे पहले हम ही लोगों ने ये एक तरह से देखा जाए तो इस मसले को उठाया था, और ज़मीन पर हम लोगों ने जाकर के समझा था, तब इस मसले को उठाया था कि वहाँ कोई परिवार पहचान पत्र है। पहली बार तो जो आपसे जब कहा एक व्यक्ति ने कि तो समझ में नहीं आया, फिर अमित नेहरा जी ने उसको था वो एक्सप्लेन किया, हमारे जो हरियाणा के ब्यूरो चीफ हैं अमित नेहरा, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से वहाँ एक परिवार पहचान पत्र बनाया गया, कार्ड बनाया जा रहा है, और वो एक पोर्टल है, उस पर आपको मिलता है, उसको आपको भरना पड़ता है, और उसमें आपके तमाम परिवार के लोगों के नाम भरे जाते हैं, और उसमें फिर बहुत बड़ा खेल होता है, लोगों को परेशानी होती है। फिर उसमें ये बता दिया जाता है कि पूरा
परिवार, जैसे आपने अगर मान लीजिए आपके चाचा ताऊ सबके मिला करके 25 लोगों का परिवार हो गया, तो 25 लोगों की आमदनी मिलाकर वो बता दिया जाएगा आपकी इतनी आमदनी होगी पूरे परिवार की, अब आपको इस सरकार की योजनाएं नहीं मिलेंगी, अब आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, या अब आप गरीब नहीं रहेंगे, अब आप गरीब नहीं रहेंगे। इस तरीके से किया जाता है। और उसके कहीं भी आप जाइए किसी भी सरकारी किसी भी काम के लिए, तो आपको वो परिवार पहचान पत्र बताना पड़ेगा, आपको वो दिखाना पड़ेगा। इसको लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी हरियाणा के लोगों में है और ये एक बड़ा मुद्दा वहाँ बन चुका है। समीर जी, इस तरीके के मुद्दे आमतौर पर चुनाव में नहीं बनते हैं, भावनात्मक मुद्दे चुनाव में बनाए जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी की और कांग्रेस की ये रणनीति मुझे लगता है कि वहाँ बहुत कारगर साबित हो रही है। उन्होंने तमाम वो मुद्दे जो है वो छुए हैं जो जनता के मुद्दे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिन पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। 10 साल से सरकार में है, चाहे राज्य सरकार में हो और चाहे केंद्र सरकार में हो, तीसरी बार भी केंद्र में सरकार बन गई है, भले ही अल्पमत की सरकार हो, लेकिन उससे जो सवाल वहां के लोग पूछ रहे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां लोगों के सवालों के जवाब से बच रही है, जवाब देने में अपने को असमर्थ पा रही है। उसका कारण यह है कि जिस तरह से सरकार भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है, उससे लोगों में नाराजगी वहां पर है। चाहे वो केंद्र सरकार की नीतियां हो, अग्निपथ योजना हो, या फिर जो ये तमाम और किसानों का मुद्दा हो, किसान कानून भले ही वापस ले लिए, लेकिन किसान कानून फिर से लाए जाने की जो आशंका जताई जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनावत ने उसका संकेत भी दिया, और कुछ और लोगों ने भी, कई नेताओं ने उस तरह के संकेत दिए। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में आशंका जता रहे हैं कि ये कृषि कानून दोबारा से आ सकते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर जबरदस्त नाराजगी है, गुस्सा है लोगों में, और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां, सभाएं और यात्रा करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान मशहूर हैं, पूरी तरह से परिदृश्य से गायब है। चूंकि 2-4 सभाएं करनी थी उनको, पानीपत में की उन्होंने सभा, पलवल में की, उसके अलावा कुरुक्षेत्र में, लेकिन उन सभाओं में भी लोगों का बहुत उत्साह नहीं दिखाई पड़ा। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ऐसा लग रहा है कि बहुत उत्साह नहीं दिखा रहे हैं वो हरियाणा में जाने से। यही वजह है कि जब हरियाणा में चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो वो झारखंड में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, और झारखंड में आने वाले दिनों में वहां भी चुनाव है, तो वहां संभावनाएं देख रहे हैं। महाराष्ट्र में संभावनाएं देख रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में स्थितियां बहुत ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल है। एनडीए के घटक दलों में वहां जबरदस्त उथल पुथल चल रही है, खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हरियाणा को छोड़कर इस समय लगातार महाराष्ट्र और झारखंड के दौरे कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह। मुख्य रूप से यही 2 नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी अगर गिन लिया जाए तो उनकी भी सभाएं हरियाणा में दिखाई नहीं पड़ रही हैं, और हो भी रही हैं तो बिल्कुल औपचारिकता की तरह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भी रोड शो इस तरह नहीं हुआ, जबकि वो अक्सर हर जगह, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, रोड शो के लिए वो मशहूर हैं, लंबा लंबा रोड शो करते हैं। हरियाणा में एक भी रोड शो अब तक इस तरह का नहीं हुआ, कोई यात्रा नहीं हुई। ये साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास है कि जो जनता की नाराजगी है उसका नुकसान उसे उठाना पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों के बीच जो कांग्रेस पार्टी की जो पिछले 3 दिन से जो यात्राएं हैं, यानी चुनाव प्रचार के आखिरी 4 दिन में जिस तरह से एक रोड मैप तैयार किया गया चुनाव प्रचार का, वो वहां से लोगों को, पार्टी के नेताओं को, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे को कनेक्ट कर रहा है। और तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको भी इसके जरिए कवर किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि खुद राहुल गांधी इस तरह से लोगों से जाकर मिल रहे हैं। यात्रा के दौरान सभाएं भी छोटी छोटी हो रही हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीधे तौर पर लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। अमलेंदु जी बिल्कुल सीधे कनेक्ट हो रहे हैं, और यही विजुअल है। कल शाम को मिले हैं राहुल, प्रियंका दोनों जो हैं उन लोगों से मिले हैं, हरियाणा के स्थानीय निवासियों से, और उन लोगों ने अपनी समस्या सामने रखी है परिवार पहचान पत्र को लेकर, समीर जी। और आप देख रहे हैं कि राहुल और प्रियंका के एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा बैठी हुई हैं। तो ये परिवार पहचान पत्र किस तरीके से एक बड़ा मसला हरियाणा में बन चुका है, इसको देखा जा सकता है। और ये साफ तौर पर आरोप लग रहे हैं समीर जी की
हरियाणा के लोगों को परेशान करने के लिए इस तरीके की चीज़ लेकर आई। और राहुल गांधी ने कल स्पष्ट घोषणा कर दी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको बंद कर देंगे, इस पोर्टल को बंद कर देंगे। प्रियंका गांधी ने इसको फर्जी पोर्टल कहा, राहुल गांधी ने साफ ऐलान किया कि इस पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा, इस परिवार पहचान पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम अगर इसको सुन भी सकते हैं कि वहाँ कल क्या क्या बिल्कुल बातचीत देखते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं उस पहचान पत्र के बारे में, किस तरह से उसकी शिकायत कर रहे हैं, सुनते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों की बातें। ये एग्जैक्टली क्या है, ये फैमिली आईडी क्या है? इसमें जो परिवार के मेंबर हैं ना, जितने भी हैं, उनका सारा कार्ड मतलब दिखाते हैं भी इनको क्या क्या कर रहे हैं, क्या इनका ऑक्यूपेशन है, क्या कितने इसमें सर्विस कर रहे हैं, कितने इसमें बुजुर्ग है, कितने, वो सारा दिखाते हैं। इसमें इनकम चढ़ाते हैं जी। ये मैंने लोन ले लिया, मेरे को जरूरत है बैंक से 5,000 6 रुपये गोल्ड पे ले लिया, ज़मीन पे ले लिया, किसी चीज़ पे ले लिया, वो मेरे खाते में ट्रांसफ़र आ गया पैसा, वो मेरी इनकम मानी गई। वो क्यों मानी गई? जब मैं लोन ले रहा हूँ इसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना इसको कोई अनाज मिलेगा, ना इसको गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी, ना इसको कोई और सब्सिडी मिलेगी। ये किसका आइडिया था? ये तो मोदी जी का ही आइडिया है जी, हमारा तो है नहीं। और 10 साल से परेशान हैं हम, हमारे पास तो कागजात ही पूरे नहीं होते। अगर आपकी इनकम फैमिली आईडी में सालाना 1,80,000 है, पर मंथ 15,000 रुपये सर सिर्फ, तो आप ना तो कोई नौकरी ले सकते हो हरियाणा में जी, ना ही आप राशन ले सकते हो सर। और भी जो कोई किसी भी प्रकार की स्कीम है, सब में अडंगा है फैमिली आईडी की इनकम का। जो भी देखेंगे फैमिली आईडी को देखेंगे सर, और इनकम जो है वो 2-3 महीने के बाद अपडेट होती रहती है सर। जैसे 3 महीने में मेरे खाते में मैंने किसी से उधारी ली, या कोई मैंने अपनी गाड़ी बेची, अपना सामान बेचा, 1 लाख या 2 लाख मेरे अकाउंट में कहीं से सर आ गए, तो इन्होंने तो अकाउंट देखना जी, भी 2 लाख आए हैं तो आपकी जो सालाना इनकम है वो 2 लाख उसमें ऐड हो जाएगी मैडम खुद ही। लोन भी हो तो? जी जी सर, लोन भी केसीसी का लोन है जैसे, तो हम जो पैसे लेते हैं तो पहले वो सेविंग में आएगा, सेविंग से निकाल लेंगे। अगर सेविंग में हम लेन देन कर रहे हैं सर, तो वो फैमिली आईडी में ऐड वाकई होगा। फसल का पैसा है सर, अकाउंट में आता है सर पैसा, उसको इनकम मान लेते हैं जी। अगर किसी कोई ठेकेदारी पर था जी, मैंने किसी के 5 एकड़ जमीन ठेके पर ले ली, 50,000 तो ठेका जी उसका, तो 2.5 लाख रुपए ठेका चले गया जी, तो उसमें से मेरे पास 3 या 4 लाख की दान हो भी गई, तो मेरी इनकम 4 लाख सालाना बढ़ गई जी। तो बताओ सर आप जी, कहाँ का सूल है जी। तो ये फैमिली आईडी का एक और इशू सर, अगर आप अपने मेंबर को ऐड कराना चाहते हो करा सकते हो, अगर डिलीट कराना चाहते हो तो मुमकिन नहीं है जी। सर इसमें बहुत परेशानी है, आज तक जो राशन मिलता है वो भी नहीं मिला, 7 साल हो गए, चक्कर काट काट के थक गए हैं। फादर एसटी है और बेटा एससी हो गया, ये गलतियां ऐसे बढ़ती हैं। और बिल्कुल दिहाड़ी हमारी 300 के लग। जो भी लिखना चाहते हैं लिख देते हैं। हाँ जी सर, अपनी मर्जी से। तो मतलब बीपीएल बंदे को मतलब वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख की इनकम दे सकते हाँ जी सर, ये अपनी मर्जी से। मतलब ये गरीब लोगों से, मतलब हाउस वाइफ की जो है इनकम दिखाई गई है हाँ जी मैम, ये जो है 50,000 इनकम देखो जी। ठीक है, बट आपका कहना है कि इसको कैंसिल करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये जो यात्राएं हैं राहुल गांधी की, और उसके बाद उस यात्राओं में सभाएं भी हो रही हैं, सभाओं के दौरान इस तरह के भी कार्यक्रम हैं जो वहाँ पर लोग अपनी समस्याएं लेकर उनसे मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, और जो ज़मीनी समस्याएं हैं लोगों की, जो किस तरह से सरकारी योजनाओं का, सरकारी कार्यक्रमों का और सरकारी प्लानिंग का उनको जो कैसे नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो ये बता रहे हैं। और ये जो परिवार रजिस्टर को लेकर है, तो परिवार रजिस्टर भी डंकी रूट की तरह एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो भारतीय जनता पार्टी के गले पड़ गया है। और ये जो परिवार रजिस्टर को लेकर ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि सारे परिवारों का एक तरह से डेटा, जो आंकड़ा है वो इकट्ठा किया जा रहा है, उसका कहाँ कोई मिसयूज भी हो सकता है, इस तरह के भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इसके जरिए तमाम लोगों को जो सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा था, आरोप ये लग रहे हैं कि अब वो फायदा उनको नहीं मिल रहा है, उसी की वजह से जो परिवार रजिस्टर बन रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो कि वहाँ के तमाम लोगों ने राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को ये बातें बताई हैं। निश्चित तौर पर इस तरह की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए एक मुसीबत पैदा करने वाली हैं। सरकार के पास इन सारे सवालों का जवाब नहीं है कि वो कैसे इनका जवाब दे, उसके पास इन सवालों का जवाब नहीं है कि वो अग्निपथ योजना को लेकर किस तरह के जवाब दे। कोशिश की गई, कहा गया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा
कि सारे लोगों को जो अग्निपथ योजना से के रिटायर होकर जो अग्निवीर आएंगे उनको नौकरी दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है जो वहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि जब नौकरी उनको स्थायी देनी थी तो फिर सेना की नौकरी से उनको वंचित क्यों कर दिया गया, वहाँ उनको ठेके पर क्यों रख दिया गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब है। एक और बड़ा मुद्दा है अमलेंदु जी, जिसकी चर्चा वहाँ पर लोग काफ़ी पहले से कर रहे हैं, 15-20 दिन पहले से ही जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही ये पता है कि उसकी स्थिति वहाँ पर कमज़ोर है, इसलिए वो दूसरी पार्टियों को वहाँ उतार रही है या उनका गठबंधन कराने की कोशिश कर रही है, ताकि मुकाबला सीधे सीधे ना हो सके, वो त्रिकोणात्मक हो जाए, चतुष्कोणीय हो जाए, यानी वोटों का बंटवारा हो जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई हैं, क्योंकि ये वो कर रहे हैं उसके पहले ही लोगों को ये सारी चीज़ें पता है कि ये सब क्यों किया जा रहा है। तो बिल्कुल समीर जी, हम लोग जब गए थे ग्राउंड पर तो हम लोगों से वहाँ स्थानीय लोगों ने कहा कि ये जो खड़े हो रहे हैं, ये 1-2 हज़ार बीजेपी ने खड़ा करवा रही है, ये जो समझौते कराए जा रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी और जेजेपी का, बीएसपी का और इनेलो का, ये सब बीजेपी करवा रही है, ये आम लोग हम लोगों से कह रहे थे। बिल्कुल। तो ये यानी जनता इस बात को पहले समझ रही थी और राहुल गांधी ने इसको और ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया। हालांकि राहुल गांधी ने किसी दल का या किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उनका साफ तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो गठबंधन खड़े हुए हैं छोटे, इनकी तरफ उनका इशारा था कि इनकी रिमोट कंट्रोल जो है वो बीजेपी के हाथ में, यानी कि ये समझौते भी बीजेपी ने करवाए हैं और बीजेपी इनके पीछे है, इनको ताकत बीजेपी दे रही है ताकि किसी भी तरीके से जो सीधी लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस की, उसमें वोटों का बंटवारा हो सके, जो बीजेपी विरोधी वोट हैं। और राहुल गांधी ने ये भी कहा कि ये मतलब एक तरीके से कहा जाए कि कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबको मालूम है, जनता समझ चुकी है कि लड़ाई किसकी सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है, ये जनता समझ चुकी है। राहुल गांधी का कहना था और निश्चित तौर पर जनता समझ चुकी है, क्योंकि ये जब गठबंधन बन रहा था उसके पहले ही जनता को वहां मालूम था कि क्या होने जा रहा है, क्यों ये गठबंधन तैयार हो रहा है, इसका मकसद क्या है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा इशू है कि वहां पर पूरी तरह से स्पष्ट दिख रहा है कि एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको कांग्रेस से उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग भी हैं, लेकिन ये समर्थक लोग जो आज से 5 साल पहले या कह लीजिए कि 2014 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति वहाँ माहौल दिख रहा था, साफ तौर पर वो समर्थक वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 10 साल का जो ये काम है और जिस तरह से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम रहा, चाहे वो जिस मुद्दे पर हो, स्थानीय मुद्दों पर हो या फिर केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हो, उनको लेकर वहाँ ज़बरदस्त नाराज़गी है। ख़ास तौर पर किसानों और युवाओं में ये नाराज़गी काफ़ी देखी जा रही है, क्योंकि हरियाणा किसानों का प्रदेश है और वहाँ जो कृषि कानून थे, एक ज़बरदस्त नाराज़गी उन कानूनों की वजह से थी, जिसकी वजह से इस कानून को वापस भी लेना पड़ा। लेकिन कानून वापस लेने के बावजूद और कानून वापस लेते समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए थे कि एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाया जाएगा, उन वादों को पूरा नहीं किया गया। वो वादे उनको लेकर जब किसान दिल्ली आना चाह रहे थे तो उनको हरियाणा के बॉर्डर पर ही हरियाणा की राज्य सरकार ने रोक दिया, अभी तक रोके रखा है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर वहाँ के किसानों में ज़बरदस्त नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति है। और यही नहीं, युवाओं में अग्निपथ योजना को लेकर, अग्निपथ योजना के अलावा ये नया मुद्दा है जो परिवार रजिस्टर है, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको अब कांग्रेस पार्टी बहुत मुखरता के साथ और बहुत ही आक्रामक तरीके से उठा रही है, सरकार से सवाल पूछ रही है। यही सवाल वहाँ के लोग भी पूछ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनका जवाब देने से कतरा रही है। उसका परिणाम ये है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2 दिन रह गए हैं चुनाव प्रचार के, वो दूसरे राज्यों में जाकर एक तरह से चुनावी संभावना देख रहे हैं। झारखंड में अगले कुछ दिनों में वहाँ भी चुनाव की घोषणा होने वाली है। वहाँ लगातार परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं कि चलो हरियाणा तो भले ही गया, कम से कम झारखंड बचे। महाराष्ट्र में संभावनाएं देख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि यही सारे मुद्दे दूसरे जगहों पे, दूसरे राज्यों में भी हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, खास तौर पर महाराष्ट्र में, चूंकि महाराष्ट्र में तो ज़बरदस्त नुकसान लोकसभा में हुआ जैसा हरियाणा में हुआ, और महाराष्ट्र में जो एनडीए के घटक दल हैं
वो बिल्कुल दूर चले जा रहे हैं। हरियाणा में भी वही हुआ, घटक दल दूर चले गए। तो हरियाणा और महाराष्ट्र की परिस्थितियां तो एक जैसी दिख रही हैं, फिर भी चुनाव कुछ दूर है तो वहां संभावनाएं तलाशने की कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसा लगता है अमलेंदु जी कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल सरेंडर सा कर दिया है। बिल्कुल समीर जी, एकदम सरेंडर सा समझा जा सकता है, चूँकि जो कहा जाता है कि आग कहाँ लगी हुई है और कुआं खोदने आप कहाँ जा रहे हैं, तो यानी अभी आपकी ज़रूरत कहाँ है और वहाँ ना होकर आप जा रहे हैं झारखंड। तो अभी झारखंड का क्या मतलब है? अभी तो झारखंड में चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। यहाँ 2 दिन बाद चुनाव है, 5 तारीख को चुनाव है, आज 2 तारीख हो गई, कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और प्रधानमंत्री जा रहे हैं झारखंड। तो ये समझा जा सकता है कि हरियाणा अब भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि अब हरियाणा हाथ में नहीं आना है, यहाँ कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए अब यहाँ से देखा जाए तो एक तरीके से पूरा शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी का अब झारखंड और महाराष्ट्र में हो गया है। इधर कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने समीर जी अंबानी और अडानी को लेकर फिर से हमला बोला और ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला, और ये भी राहुल गांधी ने कल कहा कि भाई अंबानी की शादी हुई, आपने उसमें राहुल गांधी को देखा क्या? ये सवाल पूछा उन्होंने। जी। और एक तरीके से ये सीधा सीधा हमला जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर था। यानी अब तक जो राहुल गांधी ये भी बताना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हम हमला कर रहे हैं या हम आलोचना कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे जाकर बीच आपके सामने आलोचना करें और पीठ पीछे हम उनसे जाकर मिल रहे हैं। एक बार उस ट्वीट को हम देखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के उस बयान को ट्वीट किया है, उस पर एक्स हैंडल पर अपने लिखा है। यानी राहुल गांधी का साफ तौर पर यह कहना है, लगातार उस मुद्दे को उठा रहे हैं कि अंबानी और अडानी की जेबों में जो पैसा जा रहा है, मैं उस पैसे को यहाँ के लोगों को दूंगा। ये कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार पर उनका जो आरोप है कि वो पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है और आम जनता की जेब से ज्यादा पैसा निकालकर उनको देने का काम कर रही है। ये राहुल गांधी का आरोप। सीधे तौर पर ये बात उन्होंने कही थी कि ये पैसा धड़ाधड़ उनकी जेब में जा रहा है और आपकी जेब से धड़ाधड़ आ रहा है। इस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया था और उस पर वो आज से नहीं, पिछले 10 साल से लगातार कायम है, ये आरोप लगाते रहे हैं। कई आरोप उनके सही साबित हो रहे हैं और यही वजह है कि अपने बयानों पर टिके रहने के कारण अब उन्हें लगातार लोगों का विश्वास दिखाई पड़ रहा है। वो केंद्र लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ा, अभी विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा में ये सारी चीजें दिख रही हैं। एक बात और अमलेंदु जी की मुझे लग रहा है, अब जम्मू कश्मीर में तो 3 चरण के चुनाव हो चुके, वहां पर 1 तारीख को आखिरी चरण के मतदान थे, अच्छी खासी वोटिंग हुई, आखिरी फेज में सबसे ज्यादा वोटिंग वहां पर हुई। भारतीय जनता पार्टी वहां करीब 1/3 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन पार्टी के नेताओं के जितने दौरे और जितनी आक्रामकता के साथ वहां प्रचार किया, हरियाणा में हरियाणा में दिखाई नहीं दिया। और जितनी आक्रामकता वहां दिखाई और जितने दौरे प्रधानमंत्री के वहां हुए, अमित शाह के हुए, जेपी नड्डा के हुए, हरियाणा में उस तरीके से देखने को नहीं मिला। हरियाणा में अच्छा ये भी बात समीर जी की, देखिए अगर जम्मू कश्मीर में कुर्सियां खाली थी या भीड़ नहीं जुट रही तो वहां तो हवाला दिया जा सकता है सुरक्षा का, बिल्कुल। लेकिन अगर हरियाणा में प्रधानमंत्री की सभा में लोग नहीं आ रहे हैं, यहाँ कुर्सियां खाली हो रही हैं, प्रधानमंत्री की बातों का जनता की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो साफ तौर पे समझ आ सकता है कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल रहा है और प्रधानमंत्री खुद समझ गए कि हरियाणा अब हाथ में नहीं है। तो ये परेशानी साफ तौर पे समझी जा सकती है और इसीलिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने आखिरी दौर में जो अपनी यात्रा के जरिए चुनावी फाइट को टाइट कर दिया, बीजेपी फाइट से बाहर हो गई समीर जी, और बीजेपी अब फाइट करने की स्थिति में दिखाई नहीं पड़ रही है। ये खुद स्वीकार कर रही है कि बीजेपी फाइट से बाहर हो चुकी है, वरना प्रधानमंत्री की आखिरी समय में समीर जी रैलियां जरूर होती हैं और रोड शो होते हैं, लेकिन अभी आज तो कम से कम नहीं है, कल को कुछ हो जाए, कार्यक्रम बन जाए तो अभी कहानी आ सकती है। बिल्कुल। और कल गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया है, अखबारों में छपा है कि चुनाव में साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाने होंगे हमें। इसका मतलब यह है कि अब शायद जो एक चेहरा हुआ करता था और जिसके बदौलत हालांकि अपनाए तब भी जा रहे थे, लेकिन उसकी बदौलत चुनाव जीतने का दावा किया जाता था, अब उसकी चमक फीकी पड़ गई है और अब केवल खुले तौर पर इन चीज़ों का भरोसा है। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में ये सारी चीज़ें भी अपना ली गई, बावजूद इसके वहाँ पर संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है कुछ बेहतर होने की। यानी हरियाणा को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छोड़ दिया है या ये मानकर चल रहे हैं कि वहाँ कुछ और नहीं हो सकता है, हम सरकार नहीं बना सकते हैं, 2 बार तीसरी बार हम लौट कर नहीं आ सकते हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका भी उनका जो मानसिक स्तर है उस पर भी असर पड़ेगा और उनका जो कॉन्फिडेंस है निश्चित तौर पर लूज होगा। और पहले से ही चूंकि एक वहाँ बना हुआ है माहौल सरकार के खिलाफ
और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, तो जाहिर तौर पर ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि आखिरी चरण के चुनाव में, चुनाव प्रचार के आखिरी चरणों में सारी ताकत झोंकी जाती है और सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो बड़े नेता हैं उनकी ज़्यादातर रैलियां, सभाएं और उनकी जो है कार्यक्रम, उनकी यात्राएं, जो भी कार्यक्रम उनके हो सकते हैं, लोगों से जोड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम तय किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा लगता है कि 3-4 दिन पहले से ही उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये जो लगातार ताबड़तोड़ रैलियों, सभाओं और यात्राओं का दौर है, ये उसको और आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार में ले जा रहा है और उसको काफ़ी ये वहाँ के लोगों का एक विश्वास वो दिखाई भी पड़ रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी की सभाओं में लोग पहुंच रहे हैं, यात्राओं में उनसे जुड़ रहे हैं और उनके साथ वहाँ पर चल रहे हैं। अब ये परिणाम क्या होंगे ये अलग बात है, लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपने को मैदान से, फाइट से बाहर बिल्कुल मानकर चल रही है। तो बिल्कुल समझिए, भारतीय जनता पार्टी अपने को मैदान से बाहर मानकर चल रही है और जिस तरह की बातें अब अमित शाह की तरफ से की जा रही हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही हैं। अब कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि दामाद और जाने क्या क्या, मतलब पहले जो मछली का मंगलसूत्र मटन था, एम वाला जो था, अब वो डी पे आ गया, दामाद और दलाल, अब डी पे आ गया। यानी जो सिनोनिम बनाने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बतौलेबाजी जिसको कहा जाता है देसी भाषा में, वो करने की जो कोशिश करते हैं, उस बतौलेबाजी पे ही प्रधानमंत्री, यानी एक कायदे का हमला भी प्रधानमंत्री की तरफ से कांग्रेस के ऊपर नहीं हो पाया इस पूरे चुनाव में हरियाणा में, जबकि राहुल गांधी लगातार आक्रामक रहे। डिफेंसिव मोड में बिल्कुल भी राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए, आक्रामक मुद्रा में ही दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनके अमेरिका के बयानों को डिस्टॉर्ट करने की कोशिशें की, उसका भी जवाब राहुल गांधी ने कायदे के साथ दिया, मजबूती के साथ दिया। राहुल गांधी की जो सोशल मीडिया आर्मी है उसने भी कायदे से, मजबूती से उसका जवाब दिया। बीजेपी इस चुनाव के दौरान, हरियाणा चुनाव के दौरान खास तौर से समीर जी, काफ़ी पिछड़ती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री खुद बुझे से नजर आए और आज मतलब आखिरी दिन से, कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज अगर एक दिन पहले प्रधानमंत्री हरियाणा ना जाकर झारखंड पहुंच रहे हैं और दिल्ली में, चलिए दिल्ली में तो मजबूरी है, महात्मा गांधी के उस पर और लाल बहादुर शास्त्री की समाधियों पर जाकर के प्रधानमंत्री को सिर नवाना है, मजबूरी है ये उनकी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते, तो वो मजबूरी की वजह से दिल्ली में है। लेकिन दिल्ली से भी हरियाणा नज़दीक था, वहाँ जा सकते, कोई कार्यक्रम बना सकते थे, वहाँ ना जाकर आप जा रहे हैं झारखंड जी। तो यानी आप हरियाणा को छोड़ चुके, एक तरीके से समझा जाए, वरना आज भी प्रधानमंत्री के होना चाहिए था। और कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से हमले किए थे अंबानी की शादी और अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, तो समीर जी आज उसका जवाब हरियाणा में ही प्रधानमंत्री की तरफ से आना चाहिए था। एक अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी यही कहलाती है कि अगर विपक्ष का नेता कोई हमले करे तो आपको उसके जवाब देने चाहिए। प्रधानमंत्री आज राहुल गांधी के कल के हमलों का जवाब देने के लिए हरियाणा में नहीं है, आज ये समझा जा सकता है। बिल्कुल, और यही वहाँ पर सबसे बड़ा जो वहाँ के लोग, स्थानीय लोग जो सवाल उठा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के नेता उठा रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, वो मुद्दे वही हैं जो 10 साल पहले, यानी जब भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर थी, केंद्र में भी और राज्य में भी। राज्य में तो पहली बार उसने अपनी दम पर सरकार बनाई, उसके पहले वो सरकार में सहयोगी हुआ करती थी 2014 से पहले। तो ये कहा जा रहा है कि उसके पास आज भी वही मुद्दे हैं, यानी आपका अपना परफॉर्मेंस, आपने अपना क्या किया, अपनी जो आपका योगदान रहा 10 साल में सरकार में रहते हुए, वो बताने के लिए आपके पास नहीं है। और जो ज़मीनी मुद्दे हैं, आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता जब उन मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर का मामला हो, महंगे गैस सिलेंडर का वो सस्ते में देने का मुद्दा हो, चाहे वो अग्निपथ योजना को लेकर बातें हो, चाहे परिवार रजिस्टर की बातें हो, डंकी रूट की बात हो, चाहे युवाओं के मुद्दे हों, शिक्षा का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों को यही चाहिए। उनका इससे कोई वास्ता नहीं है कि आप 50 साल पहले किसने क्या कहा, ये वहाँ के लोगों का कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ के लोग ये बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह, वो उन्हीं सारी बातों को लेकर कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों का गढ़ है, इनके नस में, खून में इनके भ्रष्टाचार बसा हुआ है। तो ये 10 साल पहले भी आप यही कह रहे थे। अब वो 10 साल से न तो केंद्र में सरकार में है, न राज्य में सरकार में है, फिर भी आप ये कह रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि इस पर अब भरोसा रह नहीं गया है और वो सुनना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन बयानों को लेकर वहाँ के लोगों में और नाराज़गी है। सभाओं में भीड़ न जाने का एक बड़ा कारण अमलेंदु जी ये भी बताया जा रहा है
कि वही बातें वो सुनते सुनते अब लगता है कि बोर हो गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोर हो गए हैं। और देखिए नया कुछ प्रधानमंत्री के भाषण में दिखाई नहीं पड़ रहा है। बीजेपी के तमाम नेता जो बातें कर रहे हैं उसमें कुछ नया दिखाई नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी के जो हमले हैं वो रोज नए तरीके से आ रहे हैं। अब कल जैसे जलेबी को लेकर समीर जी राहुल गांधी ने कहा कि ये जलेबी मैंने खाई है, इस जलेबी को जो है वो ब्रांड बनाया जा सकता है। अब जो सोशल मीडिया पे भक्तगण हैं प्रधानमंत्री के या भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि जलेबी तो गर्म जी खाई जाती है और ठंडी नहीं खाई जाती। अब ये पता ही नहीं है कि जलेबी गर्म हरियाणा में खाई जाती है, यूपी में खाई जाती है, मगर साउथ में आप जाइए तो जलेबी वहाँ उस तरीके से खाई जाती है जैसे यहाँ सोन हलवा खाया जाता है। यानी साउथ में आप जाइए तो जलेबी अगर आपको कोई खिला रहा है तो इसका मतलब आपका बहुत सम्मान कर रहा है। तो जिन भक्तों को इस देश के कल्चर का पता नहीं है कि साउथ का कल्चर क्या है और नॉर्थ का कल्चर क्या है और किस तरीके से कल्चर को एकजुट किया जाता है। अब ढोकला जो है समीर जी वो गुजरात का डिश है, लेकिन वो ढोकला अब किस तरीके से पूरे देश भर में जाता है, जिस देश में बनाया जाता है, तो इसी तरीके से जलेबी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो यानी राहुल गांधी स्थानीय लोगों से सीधे सीधे कनेक्ट हो रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका व्यापार जो है वो किस तरीके से बढ़ सकता है, कौन सी ऐसी नीतियां अपनाई जा सकती हैं कि जिससे आपका स्थानीय स्तर पर व्यापार जो फले फूले और वो पूरी दुनिया में जाए एक तरीके से। यानी प्रधानमंत्री जो लोकल फॉर वोकल की सिर्फ बातें करते हैं, राहुल गांधी वो रास्ता सुझा रहे हैं कि किस तरीके से लोकल फॉर वोकल हो सकता है। यानी राहुल गांधी के पास ब्लूप्रिंट है लोकल फॉर वोकल का, जबकि प्रधानमंत्री के पास सिर्फ बातें हैं वोकल फॉर लोकल या इस तरीके की संगीत। बिल्कुल, और ये एक बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव प्रचार में जिस तरह जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आत्मविश्वास होना चाहिए, वो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार वहां पर ताबड़तोड़ यात्राएं, चुनावी सभाएं और प्रचार कार्य में लगी हुई है। प्रियंका गांधी की आज 2 सभाएं हैं, एक तो जुलाना में है और दूसरी सभा उनकी भवानी खेड़ा में है। जुलाना में विनेश फोगाट, ओलंपियन विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं और एक बड़ा मुद्दा रहा है पहलवानों का। पहलवानों ने अपने जो सम्मान की लड़ाई लड़ी, पहलवानों का मुद्दा भी हरियाणा में अपनी वहाँ की जो स्थानीय राज्य की अस्मिता है उससे जोड़कर उसको देखा जा रहा है। और निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लेकर वहाँ पर ज़बरदस्त नाराज़गी सरकार के प्रति है, वो राज्य सरकार के प्रति भी है और केंद्र सरकार के प्रति भी। नाराज़गी इसलिए भी है कि एक तो सरकार ने उस पर कुछ किया नहीं और दूसरे सरकार ने उन महिलाओं को ही, जो महिला पहलवान थी, उन्हीं के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले लोगों का साथ दिया। इस तरह के आरोप वहां पर लगे हैं। तो आज विनेश फोगाट जहां से चुनाव लड़ रही है जुलाना से, वहां प्रियंका गांधी की सभा है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीट मानी जा रही है। राहुल गांधी लगातार उन इलाकों में सभा किया, उन्होंने यात्राएं की जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से उनका जो उनके सांसद हैं वहाँ पर, और उस कुरुक्षेत्र में ज़बरदस्त भीड़ राहुल गांधी की यात्रा में आई। लेकिन जब वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी तो लोग तुलना कर रहे थे कि उस तुलना में वहाँ प्रधानमंत्री मोदी की सभा काफ़ी फीकी दिखाई पड़ी। जो वहाँ सभा को कवर करने वाले पत्रकार थे उन लोगों का कहना था। तो यह, और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी आज 2 सभाएं हैं। एक सभा उनकी हिसार में है, हांसी में। पहली सभा उनकी चरखी दादरी में है और दूसरी सभा हिसार में है, हिसार के हांसी में है। और ये लगातार अब केवल 2 दिन चुनाव प्रचार के लिए बचे हुए हैं। एक आज का दिन है और दूसरा कल का दिन है। 3 तारीख की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 5 तारीख को हरियाणा में मतदान होंगे, 8 तारीख को परिणाम आएंगे, 8 तारीख को ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के भी परिणाम आएंगे। लेकिन आखिरी क्षणों के प्रचार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की दूरी ये दिखा रही है कि कहीं न कहीं उनका भी आत्मविश्वास अब जवाब दे रहा है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास जवाब दे चुका है समीर जी, और प्रधानमंत्री का भी आत्मविश्वास जवाब दे चुका है। अब राहुल गांधी ने जो हमले किए जैसे अडानी और अंबानी को लेकर, प्रधानमंत्री इसका क्या जवाब देंगे? अब फिर कहेंगे क्या कि अडानी और अंबानी टेम्पो भर भर के जो है नोट पहुंचा रहे हैं कांग्रेस को, क्या फिर कहेंगे? और अगर कहेंगे तो फिर प्रधानमंत्री फिर छापा डलवाएं फिर अडानी के यहाँ कि भाई टेम्पो भर भर के नोट आते हैं। राहुल गांधी ने कल अडानी और अंबानी को लेकर जिस तरीके से हमले बोले समीर जी, वो भी प्रधानमंत्री के वो सीधे सीधे हमले थे। यानी राहुल गांधी ने एक तरीके से ये समझा दिया जनता को, देखा जाए कि कांग्रेस की नीतियां क्या हैं और हम जो कहते हैं, वो जो कहते हैं हम उस पर अमल भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे मंच पे आए भाषण देकर चले जाएं जी। हम अगर कुछ बोल के जाना है, अगर हमने अडानी और अंबानी का मसला उठाया तो हम अंबानी की शादी में नहीं गए। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेम्पो भर भर के भेजते
हैं ये पैसा और वहाँ पहुँच गए। और क्यों पहुँच गए? चूँकि उनकी मजबूरी है, जो आदेश अंबानी और अडानी देंगे नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा। ये राहुल गांधी ने समझाने की कोशिश की। और जो समीर जी बात है, प्रधानमंत्री तो इसमें रहते हैं कि भाषण कैसे अच्छा दिया जाए जी, राहुल गांधी इसमें रहते हैं कि कैसे जनता से सीधा कनेक्ट किया जाए और जनता तक बात पहुंचाई जाए। तो जो बात जनता तक पहुंचाने की राहुल गांधी की बात पहुंच रही है, प्रधानमंत्री भाषण देने में व्यस्त हैं। तो ये एक जो अंतर समझा जा सकता है वो देखने में आ रहा है समीर जी। बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वहाँ से जो दूरी, आखिरी क्षण जो फेज़ के प्रचार हैं, अब 2 दिन रह गया है। एक और बड़ा मुद्दा है जो वहाँ पर एक लगातार सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सीधे लड़ाई में खुद को पीछे पा रही है, इसलिए उसने जो दूसरे राजनीतिक दलों के बीच का गठबंधन है उसको पीछे से सपोर्ट किया है। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा, अक्सर चुनाव के समय जमानत मिल जाती है, सजा याफ्ता बाबा राम रहीम को फिर जमानत मिल गई और ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं उसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हर चुनाव से पहले, यहाँ तक कि उपचुनाव से पहले भी उनको जमानत मिल जाती है, ज़रूरत होती है। और इसके पीछे भी कहीं न कहीं इसको भारतीय जनता पार्टी से की एक कोशिश के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। वो है या नहीं अलग मुद्दा है, चूंकि जमानत उनको कोर्ट से मिल रही है, पैरोल उनको मिल रही है वहाँ से, लेकिन आखिर कोई तो वजह होगी कि ठीक चुनाव से पहले उनको क्यों पैरोल मिल जा रही है। तो इसको भी लेकर, लेकिन इन सारे मामलों को लेकर ये फ़ायदा कितना पहुंचाएंगे, क्या नुकसान करेंगे, अलग बात है। लेकिन ये सारी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की वहाँ के लोगों की नाराज़गी को गुस्से में तब्दील करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। चाहे वो लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर पिछले 50 साल 60 साल की बातों को लेकर हमला बोलना हो, चाहे इस तरह के काम करने हो, और चाहे कोशिश करनी हो कि कुछ दूसरे दलों को जोड़कर गठबंधन तैयार कराया जाए ताकि लड़ाई जो है वो चौतरफा हो जाए, केवल आमने सामने की लड़ाई न रहे। इसको वहाँ के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं और लगातार उनका ये कहना है कि इसका कोई फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को अगर फ़ायदा मिलेगा तो वो उसको अपने 10 साल की जो उसका परफॉर्मेंस है उसका फ़ायदा मिलेगा, जो उसने काम किए हैं उसका फ़ायदा मिलेगा, केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इस तरह की जो रणनीति अपनाने की कोशिश कर रही है उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और जो 10 साल का ये केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जो परफॉर्मेंस है, जो सरकार ने जो काम किए हैं, उनको सरकार खुद ही बताने में नाकाम है, क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन उन सवालों के जवाब सरकार की तरफ से नहीं आ रहे हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। और यही कारण है कि अब चुनाव प्रचार में भी वो आक्रामकता नहीं दिख रही है, केवल व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं और पार्टी के बड़े नेता चुनाव प्रचार से दूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में है, वहाँ झारखंड के हजारीबाग में उनकी सभा है, जहाँ वो हज़ारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, कुछ का उद्घाटन करेंगे, सौगात देंगे। लेकिन झारखंड में भी आने वाले दिनों में चुनाव हैं, पर सवाल उठता है कि जब 2 दिन केवल रह गए हैं हरियाणा में, तो वहाँ के बजाय झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रचार के लिए क्यों जा रहे हैं? क्या इसका मतलब ये माना जाए कि हरियाणा का चुनाव वो एक तरह से अपने हाथ से निकला हुआ मान रहे हैं? बिल्कुल समीर जी, हरियाणा का चुनाव अपने हाथ से निकला हुआ ही बीजेपी मानकर चल रही है। और जो खबरें आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, वो भी इसी तरह इशारा करती हैं कि बीजेपी के हाथ से चुनाव निकल चुका है जी। बाकी कल को क्या परिणाम आते हैं, जैसा कि अमित शाह का कहना था कि सब चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद मतलब अपनाने पड़ेंगे, तो साम दाम दंड भेद जो है वो सारे अपनाने की तो राम रहीम को छोड़ा गया है इसीलिए। और चुनाव आयोग ने सवाल उठा दिया है राम रहीम पर जी। तो अब कांग्रेस भी इसकी शिकायत कर रही है राम रहीम को लेकर, तो राम रहीम को हर चुनाव से पहले छोड़ा जाता है। तो ये साफ देखने में आ रहा है। अब राम रहीम कितना फ़ायदा पहुंचा पाएगा और कितना जो है जो गुस्सा हो गया है बीजेपी को लेकर, उसमें कितना फ़ायदा हो पाएगा, कितना मायावती जाके बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा पाएंगी, कितना चंद्रशेखर जाकर वहाँ बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा पाएंगे, कितना अभय चौटाला या कितना दुष्यंत चौटाला बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा पाएंगे, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन राहुल गांधी ने सीधे तरीके से जिस तरीके से हमला बोला और ये कहा कि भाई ये जो भी हैं छोटे मोटे दल जो आए हैं, इनकी कमान जो है, इनका रिमोट कंट्रोल जो है वो बीजेपी के हाथ में, ये उन्होंने साफ तौर पे बताया। हाँ, मतलब नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सारे चुनाव जो पार्टियां हैं
चाहे वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हो या दूसरे राज्यों की पार्टियां हो, वो यहाँ पर, या फिर निर्दलीय उम्मीदवार भी बहुत से ऐसे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों का भी समर्थन किया है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में किया गया। वहाँ जमात के तमाम उम्मीदवार ऐसे थे जो ऐसा कहा जा रहा था कि उनको भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से समर्थन दे रही है, या फिर इंजीनियर रशीद की पार्टी। तो उस तरह से हरियाणा में भी ये आशंका जाहिर की जा रही थी। राहुल गांधी ने स्पष्ट तरीके से उसका जिक्र भी किया और उन्होंने साफ कर दिया कि हाँ, लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। और राहुल गांधी ने तो ये बाद में कहा, लेकिन हरियाणा के लोगों को बहुत पहले से ये बात मालूम थी। हरियाणा के लोगों ने हम लोगों से खुद बताया, तमाम जगहों पर हम गए। उनका ये कहना है कि ये जो दूसरी पार्टियां यहाँ लड़ रही हैं, उनका लड़ने का कोई बहुत मतलब नहीं है। भले ही बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती की लगातार सभाएं हो रही हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन उनको भी इसी तरह से लोग देख रहे हैं कि ये चुनाव इसलिए लड़ रही हैं कि उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे। कितना पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, चूंकि ये आरोप उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में भी लग रहे थे। उत्तर प्रदेश में कोई फायदा नहीं पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी की सीटें तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना था कि अगर बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती तो शायद बीजेपी की सीटें और भी कम हो जाती। तो जो भी वजह हो, लेकिन ये तो तय है कि आपकी पार्टी के ऊपर अगर बार बार ये आरोप लग रहे हैं तो फिर आप कितना भी सफाई दें, उससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपकी पार्टी एक भी सीट वहां जीत नहीं रही है। जहां आपका बेस है, आप वहां पर चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, तो दूसरे राज्यों में आप जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हरियाणा में इस समय चुनाव में बहुत ही प्रभावी हैं, इनकी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह से तमाम मुद्दों को, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको राहुल गांधी ने जिस तरह से उठाया है, उसकी वहाँ चर्चा हो रही है और लोगों में राहुल गांधी के प्रति निश्चित तौर पर विश्वास बढ़ रहा है। और ये विश्वास तभी से बढ़ रहा है जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, उसका दूसरा चरण भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और अब हरियाणा में जो चुनावी यात्रा है उसको भी उसी यात्रा से जोड़ा जा रहा है कि उसी तरह की यात्रा है और उसी ढंग से वहाँ पर लोगों से कनेक्ट करने की, जुड़ने की कोशिश भी राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। और जब जुड़ रहे हैं तो लोग अपने उस जो उनके बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं, जिनकी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होती, उसको भी उठा रहे हैं। उसी परिवार का जो एक परिवार रजिस्टर का मुद्दा है, यानी परिवार के लोगों की एक साथ जो गणना की जा रही है और उसका एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, उसको लेकर वहाँ के लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। ये बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी साथ में थे, वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा भी साथ में थी। एक बार सुनते हैं कि क्या कहना था लोगों ने। ये जो परिवार रजिस्टर का मामला है, परिवार रजिस्टर का मुद्दा भी अब डंकी रूट के मुद्दे की तरह से एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में बन गया है, बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। सुनते हैं एक बार। ये एग्जैक्टली क्या है, ये फैमिली आईडी क्या है? इसमें जो परिवार के मेंबर हैं ना, जितने भी हैं, उनका सारा कार्ड मतलब दिखाते हैं भी इनको क्या क्या कर रहे हैं, क्या इनका ऑक्यूपेशन है, क्या कितने इसमें सर्विस कर रहे हैं, कितने इसमें बुजुर्ग है, कितने, वो सारा दिखाते हैं। इसमें इनकम चढ़ाते हैं जी। ये मैंने लोन ले लिया, मेरे को जरूरत है बैंक से 5,000 6 रुपये गोल्ड पे ले लिया, ज़मीन पे ले लिया, किसी चीज़ पे ले लिया, वो मेरे खाते में ट्रांसफ़र आ गया पैसा, वो मेरी इनकम मानी गई। वो क्यों मानी गई? जब मैं लोन ले रहा हूँ, इसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना इसको कोई अनाज मिलेगा, ना इसको गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी, ना इसको कोई और सब्सिडी मिलेगी। ये किसका आइडिया था? ये तो मोदी जी का ही आइडिया है जी, हमारा तो है नहीं। और 10 साल से परेशान हैं हम, हमारे पास तो कागजात ही पूरे नहीं होते। अगर आपकी इनकम फैमिली आईडी में सालाना 1,80,000 है, पर मंथ 15,000 रुपये सर सिर्फ, तो आप ना तो कोई नौकरी ले सकते हो हरियाणा में जी, ना ही आप राशन ले सकते हो सर। और भी जो कोई किसी भी प्रकार की स्कीम है, सब में अडंगा है फैमिली आईडी की इनकम का। जो भी देखेंगे फैमिली आईडी को देखेंगे सर। और इनकम जो है वो 2-3 महीने के बाद अपडेट होती रहती है सर। जैसे 3 महीने में मेरे खाते में मैंने किसी से उधारी ली, या कोई मैंने अपनी गाड़ी बेची, अपना सामान बेचा, 1 लाख या 2 लाख मेरे अकाउंट में कहीं से सर आ गए, तो इन्होंने तो अकाउंट देखना जी, भी 2 लाख आए हैं तो आपकी जो सालाना इनकम है वो 2 लाख उसमें ऐड हो जाएगी मैडम खुद ही। लोन भी हो तो? जी जी सर, लोन भी केसीसी का लोन है जैसे, तो हम जो पैसे लेते हैं तो पहले वो सेविंग में आएगा, सेविंग से निकाल लेंगे। अगर सेविंग में हम लेन देन कर रहे हैं सर, तो वो फैमिली आईडी में ऐड वाकई होगा।
फसल का पैसा है सर, अकाउंट में आता है सर पैसा, उसको इनकम मान लेते हैं जी। अगर किसी कोई ठेकेदारी प्रथा है जी, मैंने किसी के 5 एकड़ जमीन ठेके पे ले ली, 50,000 तो ठेका जी उसका, तो 2.5 लाख रुपए ठेका चले गया जी। तो उसमें से मेरे पास 3 या 4 लाख की दान हो भी गई, तो मेरी इनकम 4 लाख सालाना बढ़ गई जी। तो बताओ सर आप जी, कहाँ का सूल है जी। तो यो फैमिली आईडी का एक और इशू सर, अगर आप अपने मेंबर को ऐड कराना चाहते हो करा सकते हो, अगर डिलीट कराना चाहते हो तो मुमकिन नहीं है जी। सर इसमें बहुत परेशानी है, आज तक जो राशन मिलता है वो भी नहीं मिला। 7 साल हो गए, चक्कर काट काट के थक गए हैं। फादर एसटी है और बेटा एससी हो गया, ये गलतियां ऐसे बढ़ गई हैं। और बिल्कुल दिहाड़ी हमारी और 300 के ये लग। जो भी लिखना चाहते लिख देते। हाँ जी सर, अपनी मर्जी से। तो मतलब बीपीएल बंदे को मतलब वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख की इनकम दे सकते। हाँ जी सर, ये अपनी मर्जी से। मतलब ये गरीब लोगों से मतलब हाउस वाइफ की जो है इनकम दिखाई गई है हाँ जी मैम, ये जो है 50,000 इनकम देखो जी। ठीक है, बट आपका कहना है कि इसको कैंसिल करना चाहिए। तो ये जो आखिरी दौर में चुनाव प्रचार की रणनीति है, जो कार्यक्रम तैयार किया गया है राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, खास तौर पर राहुल गांधी का, यात्राओं के जरिए, तो ये यात्राओं में सभाएं भी हैं और यात्राओं के जरिए लोगों से भी मिलना जुलना हो रहा है। उन्हीं यात्राओं के दौरान इस तरह के तमाम मुद्दे आम लोग उठा रहे हैं और अपनी परेशानी को बता रहे हैं। परिवार के रजिस्टर का मामला भी अपना एक बड़ा मुद्दा है जिसको अब कांग्रेस पार्टी जोर शोर से उठा रही है। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की अब चुनाव प्रचार में जब केवल 2 दिन बचे हुए हैं तो ताबड़तोड़ रैलियां, सभाएं वहां पर जारी है। प्रियंका गांधी की आज 2 सभाएं हैं, एक जुलाना में है जहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं और दूसरी सभा उनकी भवानी खेड़ा में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी 2 सभाएं हैं, चरखी दादरी में और हरियाणा हिसार में, हिसार के हांसी में। तो और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आज इन सभाओं से, इस तरह के चुनावी कार्यक्रमों से दूर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब हरियाणा में बहुत ज़्यादा संभावना भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रही है। इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तमाम आरोप हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन आरोपों का जवाब दिया है। खासकर पर जो जाति जनगणना को लेकर जो कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दा उठा रही है, उस पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विशेषकर जो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से प्रतिक्रिया आई है, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत ही सख्त नाराजगी जताई है, उनको जवाब दिया है। सुनते हैं क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। में भी अपने फायदे के लिए देश की यूनिटी, देश एक ना हो, इसीलिए ये काम किया। और तुम्हें पता है कांग्रेस पार्टी thousands and lakhs of people went to jail, died in freedom movement. इन्होंने कहीं भी नहीं और पेट्रियोटिज्म की बात करते हैं। एक जब हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, ये इसीलिए कि वेलफेयर मेजर्स लाने के लिए कास्ट सेंसस की बात हो रही। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो पूछने वाले या गरीबों की मदद करने वाले पैट्रियोटिक नहीं है, वो ही पैट्रियोटिक है। वो तो हमेशा देश के खिलाफ काम करते आए हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करते हैं, जब संविधान बना तो जलाने वाले लोग कौन थे? यही लोग थे। और मनुस्मृति को लाओ और ये संविधान को हटाओ, उनका नारा था। और तिरंगे झंडे को भी उन्हें अपना झंडा नहीं माना। तो ऐसे लोगों के पास पैट्रियोटिज्म है। पैट्रियोटिक लोग सिर्फ कांग्रेस में है, देश में और भी कहीं कुर्बानी दी है देश की आज़ादी के लिए, वहाँ पर लोग हैं। दूसरे पार्टीज में लोग, ये तो हमेशा अपनी जान की रक्षा के लिए ये ब्रिटिशरों को शरण गए थे। ऐसे लोग हमको सिखाना, ये उनको शोभा नहीं देता। आपकी कह रहे लंबी उम्र आप जिए। अमित शाह ने कहा, जब आपने जो बोला था प्रधानमंत्री को हटा के ही मैं दम लूंगा, तो उन्होंने कहा कि विकसित भारत देखें आप, 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, तब तक आप जिए। देखो, ऐसे टॉन्ट मार के बात करने से ये कोई, मैं उसको सीरियस नहीं लेता।
ये उन्होंने अपने स्टाइल में, अरे मेरा विकसित भारत देखो, तुम 100 साल जिद 150 साल जिएंगे, 125 साल, ये कहने का मतलब ये है कि वो उनको हमारे को नीचे दिखाने के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन पहले जो तो ये उनका जो देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं, ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, उनको बड़ा करारा जवाब, बहुत ही तल्ख लहजे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास बलिदानियों का इतिहास रहा है और वो उनकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की देशभक्ति पर सवाल किस तरह से कोई उठा सकता है। और लेकिन ये उठाए जाते हैं, उसी की बात ये कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के सवालों का जवाब वो दे रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह का व्यक्तिगत हमलों का ये मुद्दा है, वो हरियाणा चुनाव में कहीं भी वो ठहर नहीं पा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह उठा रहे हों, और यहाँ तक कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ये लोग भी वहाँ पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताने की बजाय कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब जनता ने भी उन व्यक्तिगत हमलों पर सोचना, समझना और सुनना वहाँ बंद कर दिया है, क्योंकि उस पर कोई प्रतिक्रिया वहाँ के लोगों की नहीं आ रही है। वो साफ इस बात से दिख रहा है जिस तरह से प्रधानमंत्री तक की जनसभाओं में लोगों की मौजूदगी दिख रही है, और यही कारण है कि अब सभाओं में आखिरी जो क्षणों के चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है, उसमें भी पार्टी के बड़े नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि शायद चुनाव में और हरियाणा में उसके लिए बहुत अब अच्छी संभावना दिख नहीं रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री भी जब केवल 2 दिन बचा हुआ है, एक दिन आज का आधा दिन निकल ही गया और एक दिन अब केवल कल का बचा हुआ है, ऐसे में झारखंड में जाकर सभा करना, वहाँ पर जाकर एक तरह से चुनावी कार्यक्रम ही कहा जाएगा, क्योंकि अब झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ तमाम परियोजनाओं की सौगात देने का कार्यक्रम, इसको सीधे सीधे चुनाव से ही जोड़ा जा रहा है। चाहे महाराष्ट्र में जाना, महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह है और प्रधानमंत्री मोदी के लगातार दौरे हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि ठीक है, हरियाणा को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी अब उसको वहाँ से उम्मीद छोड़ चुके हैं। और एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि अगर लगातार यहाँ पर बने रहेंगे, उनको दिख रहा है कि संभावना नहीं दिख रही है, और मान लीजिए कि चुनाव में उनको सफलता नहीं मिलती है, तो फिर सवाल उठेगा कि जिम्मेदार कौन। बिल्कुल समीर जी, और जिम्मेदारी के लिए खट्टर और नायब सिंह सैनी तैयार किए जा रहे होंगे जी, या जेपी नड्डा तैयार किए जा रहे होंगे। हालांकि अब जो टीवी चैनल्स पे जो आते हैं पोस्टर बने हुए, उनमें मोदी जी कम दिखाई दे रहे हैं। हाँ। तो यानी अभी से तैयारी हो गई, ये पोस्टर किसका फटना है ये समझा जा सकता है कि पोस्टर पे मोदी जी नहीं होंगे तो मोदी जी का पोस्टर नहीं फटेगा, पोस्टर फटेगा तो खट्टर का फटेगा, नड्डा जी का फटेगा, या नायब सिंह सैनी का फटेगा, जिसका भी फटेगा उसका पोस्टर फटेगा, मोदी जी का नहीं फटेगा। तो शायद ये तैयारियाँ शुरू हो गई होंगी, और इसीलिए आखिरी समय में एक तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ से हरियाणा से खींचा गया है कि अब भाई बहुत हो गया। और एक तरफ तो लोग ये भी कह रहे हैं समीर जी कि प्रधानमंत्री जितना जा रहे थे हरियाणा में, उतना ही बीजेपी का और नुकसान करके आ रहे थे। तो ये भी एक चल रही है थ्योरी कि बीजेपी के लोगों ने ही कहा कि भाई प्रधानमंत्री को थोड़ा कम करो, वरना दहाई के अंक तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि किसान कानूनों का मुद्दा हो, चाहे अग्निपथ का मुद्दा हो, ये तो सवाल उन्हीं से पूछा जा रहा है, उन्हीं से पूछा जा रहा है। किसानों का मसला है, पहलवानों का मसला है, जवानों का मसला है, ये सारे मसले तो प्रधानमंत्री से पूछे जा रहे हैं, सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूछा जा रहा है। बिल्कुल। अब ये एक खबर चल रही है, वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि विनेश फोगाट जो है वो बता रही है कि सोशल मीडिया की उनकी टीम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसका फोन आया था कि प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बात करके सोशल मीडिया पर डालना चाहती है। विनेश फोगाट ने मना कर दिया प्रधानमंत्री से बात करने के लिए। अब ये भी आ गया है। तो यानी किस तरीके से दुष्चक्र रचे जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो अब आखिरी समय में प्रधानमंत्री का इस तरीके से, एक तरीके से कहा जाए, हरियाणा से गायब होना और पूरे बीजेपी के बड़े नेताओं का हरियाणा से गायब होना, ये साफ तौर पर बता रहा है कि बीजेपी समझ चुकी है कि बीजेपी फाइट में नहीं है। ये अब समझ में आ रहा है समीर जी। बिल्कुल, क्योंकि आखिरी क्षण के चुनाव प्रचार अब सिर्फ 2 दिन या कहें कि 1.5 दिन बचे हुए हैं,
और ऐसे में अगर पार्टी के बड़े नेताओं की वहाँ उनके कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है या तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं उन्हें अपने पर ही भरोसा हो कि वो अपनी बदौलत जीत सकते हैं, केंद्रीय नेताओं की बदौलत वो नहीं जीत सकते हैं, और या फिर इसके पीछे कोई और कारण हो, ये मान चुके हो कि हम नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा बेचैन कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से वो मुद्दे उठा रहे हैं, स्थानीय लोगों के मुद्दे, उनके अपने मुद्दे, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, वो कोई जवाब उस पर नहीं देती हैं, उन सवालों को सुनना नहीं पसंद करती हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सभा, जो कार्यक्रम था, सभा नहीं थी बल्कि पार्टी के नेताओं का कार्यक्रम था, उसमें एक युवा कह रहा है कि न तो हमारी सरकार बन रही है और न ही हम विधायक यहाँ से, हमारा विधायक यहाँ जीत पाएगा। उसको खैर बाहर निकाल दिया गया बहुत ही अपमानजनक तरीके से। इस तरह के माहौल में भारतीय जनता पार्टी के अब बड़े नेता भी अगर कन्नी काट रहे हैं वहाँ चुनाव प्रचार करने से, तो ये साफ दिख रहा है कि किस आत्मविश्वास के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। निश्चित तौर पर यह आत्मविश्वास उसके कार्यकर्ताओं को भी प्रभावित कर रहा है, स्थानीय नेताओं को भी प्रभावित कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि ये आम मतदाताओं को भी प्रभावित कर रहा है। बहरहाल आज कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं की सभाएं हैं। प्रियंका गांधी की 2 सभाएं हैं, एक तो सभा उनकी जुलाना में है, दूसरी भवानी खेड़ा में है, और मल्लिकार्जुन खड़गे की 2 सभाएं हैं चरखी दादरी में और हिसार के हांसी में। इन सभाओं में आपको वहाँ के कार्यक्रमों की हम डीबी लाइव पर आप उसकी लाइव अपडेट आपको मिलेगी, उन कार्यक्रमों की जानकारी मिलेगी, उन कार्यक्रमों में आपको हम सीधे जोड़ेंगे वहाँ से। इसके अलावा ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आप लगातार देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव तो समाप्त हो गए, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट्स आपने देखी, हरियाणा की ग्राउंड रिपोर्ट्स आप लगातार देख रहे हैं। अभी आपको वहाँ से रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी, इंटरव्यू मिलेंगे, और तमाम दूसरे जो प्रमुख अपडेट्स हैं, खबरें हैं, देश दुनिया की खबरें, वो आप डीबी लाइव पर लगातार हमारे साथ देख सकते हैं। अब इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।